नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहे हैं, जिसको किसान के दूसरे बड़े आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है। कुछ लोग इसको किसान आंदोलन 2.0 या कि 2.0 बोल रहे हैं, सेकंड जनरेशन ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट बोल रहे हैं। कुछ लोग इसको इस प्रकार से भी आपको कहते मिल जाएंगे कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये स्पेशली सरकार अभी चुनाव में जाने वाली है, इसलिए सरकार को ब्लैकमेल करने का एक तरीका किसानों ने ढूंढ रखा है। और इस प्रकार के भी लॉजिक दे रहे हैं कि किसान ये मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट हो जाए, जिसकी वजह से एमएसपी जो है जिसकी वजह से एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये लीगलाइज की जा सके। इन सभी मुद्दों को बिल्कुल आसानी से समझेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानेंगे कि भारत के किसानों के एमएसपी को लीगलाइज करने में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्लाज किस प्रकार से आड़े आते हैं, किस प्रकार से एक इंटरनेशनल संस्था किसी दूसरे देश के ट्रेड को मैनेज करती है, और इसका भारत सरकार के किसानों को दी जाने वाली एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी किसी प्रकार के किसान के जो अनाज है जिसके कुछ पर्टिकुलर फसल में जो भारत सरकार एमएसपी देती है, कम से कम उसका मूल्य निर्धारित करना। यानी गेहूं है तो 22 रुपए कुछ पैसे होगा, दूसरी चीजें है तो वो उनका दूसरी चीजें है तो उनका अलग मूल्य होगा। ये है। पर ये इंटरेस्टिंग चर्चा हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि यदि आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम आसानी से समझते हैं इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 यानी किसान आंदोलन 2.0, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एमएसपी को लीगलाइज करना, इसमें भारत सरकार के सामने आने वाले चैलेंजेस और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किस प्रकार के क्लॉज हैं जो इसके आड़े आएंगे, और भारत सरकार क्यों चाह के भी भारत सरकार एमएसपी को लीगलाइज नहीं कर सकती, यदि करेगी तो उसको किस प्रकार के इंटरनेशनल प्रेशर फेस करने पड़ सकते हैं। इन चीजों को समझेंगे। सबसे पहले जो इंटरनेशनल बॉडी है डब्ल्यूटीओ, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में समझते हैं। फिर भारत सरकार, किसान आंदोलन और एमएसपी, इन सभी चीजों को अलग अलग तरीके से समझ लेंगे तो इस पूरे मुद्दे की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर पाएंगे, और कहीं बात भी करेंगे तो एक लॉजिकल तरीके से करेंगे तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी समझ में आएगा। तो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या मतलब है? ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसका काम क्या है? विश्व भर में इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वो किस प्रकार एक दूसरे से व्यापार करेंगे, उसके कुछ नियम, कायदे, कानून सेट करने का कार्य करता है डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ऐसा क्यों करता है? देश क्यों मानते हैं? इसमें विन विन सिचुएशन होती है, यानी सभी देशों को कुछ न कुछ लाभ होता है। अब किस प्रकार का लाभ होगा? इंटरनेशनल संस्था के किसी भी प्रकार के कानून बना देने से, किसी देश के व्यापार में दूसरे देश के व्यापार करने से किस प्रकार के लाभ होगा? भाई ये दो देश एग्री हैं तो वो जैसे चाहे व्यापार करे। डब्ल्यूटीओ कौन होता है? समझाने वाला कि भाई आपको किस प्रकार से व्यापार करना चाहिए। यदि आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो मैं इसका बिल्कुल सिंपल सा जवाब देता हूँ। यदि दो देश राजी है, उदाहरण के लिए भारत और अमेरिका राजी है किसी मसले में, तो वो व्यापार करे। और जब दो देश बहुत ज्यादा राजी होते हैं तो एक दूसरे के साथ एफटीए साइन कर लेते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पर आपको पता होगा कि एक देश से दूसरे देश के बीच में होने वाले व्यापार में बहुत सारी चीजें होती हैं, मल्टीपल टाइप्स के सामान होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, सैन्य प्रोडक्ट हो गए, अलग अलग तरीके के व्यापार करते हैं। तो जब एफटीए साइन किया जाता है उसमें कौन कौन सी चीज जब एफटीए साइन किया जाता है उसमें कौन कौन सी चीजें होंगी और कौन कौन सी चीजें नहीं होगी, यह बिल्कुल क्लियरली मेंशन होता है दो देश के बीच में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वहां किसी भी प्रकार का रोल नहीं है। पर जहां एफटीए साइन नहीं होता, जहां किसी प्रकार के अलायंसेस नहीं होते और इंटरनेशनल ट्रेड करना होता है, तो अब उदाहरण से समझिए, मान लीजिए मिडिल ईस्ट में क्रूड ऑयल निकलता है, कच्चा तेल निकलता है, जिससे पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, ग्रीस, अलग अलग पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब ये निकलता तो मिडिल ईस्ट में है। अब मिडिल ईस्ट की कंट्री चाहे ओपेक जैसे ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो जितना इसका कीमत चाहे रख दे, पर इन्हीं चीजों को मैनेज करने की जो इंटरनेशनल संस्था है वो डब्ल्यूटीओ, यानी किसी देश के पास किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट है, उसकी मोनोपोली है, उसको व्यापार में इस प्रकार से उपयोग करे कि जो छोटे देश है, गरीब देश है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, और जो अफ्रीकन कंट्री पुअर है,
उनको भी कहीं न कहीं फ़ायदा हो, उनको भी उस व्यापार से फ़ायदा हो। तो एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सभी को अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने का एक फ़ेयर मौका मिल सके, ये कार्य होता है डब्ल्यूटीओ का। ऐसे नियमों को ना फ़ॉलो करने वाली कंट्री में कई बारी सैंक्शन लगा दिए जाते हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जिसको अलग-अलग तरीके से व्यापार करने में उस पर्टिकुलर कंट्री को नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये ऐसी बात होती है। अब समझ लीजिए भारत सरकार और एमएसपी, भारत सरकार और एमएसपी और किसान आंदोलन, तीनों चीज़ों को अलग-अलग तरीके से समझिए। किसान क्या चाहते हैं कि भाई एमएसपी जो आप दे रहे हो, किसान को एमएसपी तो वैसे भी मिल रही है। राज्य सरकार ही अपनी तरफ से कुछ इंसेंटिव देते हैं। केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से एमएसपी तो दे ही रही है। किसान बोल रहे हैं कि एमएसपी आप दे रहे हो, पर आप कभी भी मुकर सकते हो, कभी भी आप धोखा दे सकते हो, हम आप पे विश्वास नहीं करते। प्लीज़ इसको लीगलाइज़ करो। इसको एक कानून बनाओ कि ये किसी भी सरकार आए, कोई भी सरकार आए, भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये देना ही पड़ेगा। इसकी एक लीगल गारंटी दे दो। भारत देश और किसानों के बीच के मैटर में डब्ल्यूटीओ कहाँ से आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आता है? आपको मैंने अभी उदाहरण दिया था कि यदि मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है, जहाँ पे क्रूड ऑयल चलता है, वो मनमाने तरीके से रेट सेट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनकी मोनोपोली है। इंटरनेशनल ट्रेड इसी प्रकार से फंक्शन होता है। अब उदाहरण से समझो, मान लो कि भारत सरकार गेहूं में एक व्यापक एमएसपी देने लग जाए। यदि आज इसकी वैल्यू 22 रुपए कुछ पैसे हो, तो 40 रुपए इसको कर दे, तो होगा क्या कि भारत सरकार के बहुत सारे किसान बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं को प्रोडक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें फ़ायदा हो, उसको उनको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होंगे। तो इसका परिणाम क्या होगा कि भारत में एक बहुत ज़्यादा सरप्लस गेहूं की जो मात्रा होगी, जो गेहूं की मात्रा होगी बहुत ज़्यादा सरप्लस होगी, जिससे भारत सरकार को इसको गेहूं बेचने का मौका मिल जाएगा। अब उदाहरण से समझिए, अब इंटरनेशनली यदि आज गेहूं का प्राइस 32 रुपए कुछ पैसे यदि इंटरनेशनली पर केजी बिक रहा है, तो भारत सरकार चाहेगी कि मैं इसको थोड़े से कम दाम में, इसको थोड़े से कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियों में बेच लूँ और पैसे कमा लूँ। पर होगा उससे क्या? जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जैसे यूक्रेन है, जैसे रसिया है, या कि दूसरे कंट्री हैं जो गेहूं का एक्सपोर्ट करते हैं, वो शायद इस प्राइस में इंटरनेशनल मार्केट में ना सेल कर पाए, ना बेच पाए। तो होगा क्या कि इंटरनेशनली जो गेहूं का व्यापार है, हम उसको बिगाड़ रहे होंगे। प्रकार से डब्ल्यूटीओ मिडिल ईस्ट की कंट्री को कंट्रोल करता है कि आप जो क्रूड ऑयल का व्यापार है, इसको बिगाड़िए नहीं, एक बैलेंस तरीके से करिए। उसी प्रकार दूसरे देश की अलग अलग एक्सपोर्टिंग कंट्री को भी इस प्रकार से रेगुलेट करने का प्रयास करता है कि आप रेगुलेट करने का प्रयास करता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी देश मोनोपोली न किसी प्रकार की कोई भी देश मोनोपोली इस्टेब्लिश न कर ले, और किसी गरीब कंट्री या दूसरे कंट्री का अत्यधिक मात्रा में शोषण न करे। जिससे होगा क्या कि एक चैनलाइज तरीके से सब देशों को एक उचित और फेयर मौका मिल पाएगा अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर करने के लिए। ये समझ में आ गया। देखिए, डब्ल्यूटीओ के एग्रीकल्चर या एग्रो प्रोडक्ट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ नियम कायदे कानून ऑलरेडी बना के रखे। इसमें दो कैटेगरी हैं, विकासशील देश और विकसित देश, या कि गरीब। विकसित देश और विकासशील या कि गरीब देश, दो कैटेगरी है। यानी विकसित देश है, मान लीजिए उदाहरण के लिए एक वर्ष में 100 रुपए की वैल्यू का यदि प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर कंट्री में मिलता है, मान लीजिए जापान में उत्पादित होता है, तो जापान उसमें 5 रुपए उससे निकाल के किसानों को एज एमएसपी या कि किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन राशि दे सकता है। वहीं जो डेवलपिंग या कि पुअर नेशन है, डेवलपिंग में उदाहरण के लिए आप इंडिया को ले लीजिए, वो अधिकतम 10 रुपए यानी 10% ही एज एमएसपी दे सकता है। भारत सरकार यदि आज किसानों की मांग को मान लेता है और एमएसपी को लीगलाइज कर देता है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव देने का करार कर देता है, तो वो एक प्रकार से डब्ल्यूटीओ के उस क्लाज को वायलेट करना होगा जिसमें 10% से ज़्यादा की वैल्यू से ज़्यादा इंसेंटिव नहीं दिया जा सकता। यदि आप करंट अफेयर्स के अलग अलग इशूज को यदि फॉलो करते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा कि कनाडा एक ऐसा कंट्री है जो भारत सरकार की एमएसपी में कई बार डब्ल्यूटीओ में भारत सरकार को क्रिटिसाइज करता रहता है। वो कनाडा इस प्रकार से एलिगेशन लगाता है कि आप भारतीय किसानों को जरूरत से ज़्यादा आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो, जरूरत से ज़्यादा आप उनको हेल्प कर रहे हो।
वो इसी बेसिस में कहता है कि जो डब्ल्यूटीओ के क्लास है आप शायद उनको वायलेट करते हैं। ये एक सिस्टम है। अब यदि भारत सरकार ऐसा कर दे, यदि भारत सरकार ऐसा करती है, तो ये करने से पहले भारत को डब्ल्यूटीओ से एग्जिट करना होगा। यदि किसान इस प्रकार से डिमांड कर रहे हैं कि आपको डब्ल्यूटीओ से एग्जिट हो जाना चाहिए और हमारा हित हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल इलॉजिकल है। क्योंकि जो एग्रो प्रोडक्ट है यानी अनाज से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, उसको बिल्कुल हम लिमिटेड वॉल्यूम में हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट हम अलग अलग तरीके से ज़्यादा सेल करते हैं। यानी भारत सरकार के लिए किसानों का हित भी साधना है, किसानों को मनाना भी है, किसानों को समझाना भी है, और डब्ल्यूटीओ के उस क्लास और उस रूल्स एंड रेगुलेशन का भी सम्मान रखना है। ये एक बीच में एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहती है। तो डब्ल्यूटीओ के अपने रूल्स, किसानों की अपनी जिद और भारत सरकार की दोनों तरीके से एक धर्म संकट की स्थिति पैदा होना। उम्मीद करता हूं कि आप अलग अलग एंगल से इन चीज़ों को समझ गए होंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।